नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी। पूर्व वीडियो में मैंने आधुनिक काल के विषय में जानकारी दी थी। आज हम छायावाद के विषय में जानकारी लेंगे। द्विवेदी युगीन काव्य के अंतिम चरण में सन 1916 के आसपास जिस नूतन काव्य धारा का आविर्भाव हो रहा था, उसे ही आगे चलकर छायावाद की संज्ञा से अभिहित किया गया। द्विवेदी युगीन कविता खड़ी बोली में लिखी गई, वर्णन प्रधान कविता बनकर भी लोकप्रिय तो हुई, किंतु साहित्य के अभाव में तथा उपदेशात्मक पद्धति ने उस कविता में एक रूपता पैदा कर दी थी। रीति काव्य परंपरा का अनुसरण इस युग की ब्रजभाषा काव्य में यथावत हो रहा था। कविता अपने युग की समस्याओं का प्रतिबिंब मात्र बनकर रह गई थी। पौराणिक आख्यानों और ऐतिहासिक कथाओं को पद्यबद्ध कर देने की इस होड़ में रचना धर्मिता का वैशिष्ट कवि कर्म से विलग होता जा रहा था। मानवीय मूल भाषागत बारीकियां तथा व्यंजनाएं तरासे गए शब्दों में अर्थ की नई संभावनाएं पैदा करने की इस जरूरत को पूरा करने का उद्देश्य छायावाद ने चुना। युवा मत की स्वच्छंद भावनाएं और उनके विकास के गतिशील मानसचित्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता, व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर तथा जन जागरण की विश्वव्यापी लहर को संवारकर प्रवाहमान बनाने का दायित्व निभाया छायावादी काव्य ने। अनुपम भाव भंगिमा तथा विषय एवं शिल्प का पूर्ववर्ती काव्य से पृथक की इस कविता की अलग पहचान बनी। इस कविता की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि अधिकांशतः इसमें बाह्य अर्थ से भिन्न एक भीतरी सूक्ष्म अर्थ छवि की छाया प्रतीत हो रही थी। इसीलिए इस कविता को छायावाद नाम दिया गया और देखते ही देखते यह युग प्रवृत्ति के रूप में स्थापित भी हो गया। स्वानुभूति, कल्पना, प्रकृति का मानवीकरण, लाक्षणिक विचित्रता, मूर्तिमत्ता तथा आध्यात्मिक छाया आदि विशेषताओं से संपन्न छायावादी काव्य में व्यक्ति की स्वाधीनता की भावना से उत्पन्न सौंदर्य को ही संपूर्ण समाज के स्वाधीनता सौंदर्य की अभिव्यक्ति बनाकर प्रस्तुत किया गया। छायावादी काव्य में ये अन्य दो प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। अतः छायावादी विदेशी पराधीनता और स्वदेशी जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों से मुक्त होने के मूक प्रयासों का मुखर स्वर है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना का प्राधान्य है। इंदु मतवाला तथा सुधा आदि पत्र पत्रिकाओं एवं पल्लव और परिमल की भूमिकाओं के माध्यम से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत तथा महादेवी वर्मा ने छायावादी काव्य को आधुनिक कविता का उत्कर्ष काव्य कहकर स्थापित किया। द्विवेदी युग में अतीत के गौरव का स्मरण करते हुए इसमें सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित कर गीतों में पिरोया जाना प्रारंभ हुआ। छायावाद तक आते आते विवेकानंद के प्रेरक विचारों ने, महर्षि अरविंद के क्रांतिकारी स्वर ने तथा महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों ने क्रमशः स्फूर्ति और उत्तेजना तथा आत्मिक खोज, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की ज्योति का प्रज्वलन और राष्ट्रीय भावना के सात्विक भाव का जन जन तक प्रचार प्रसार करते हुए साहित्य की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इनके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस तथा गोखले आदि राष्ट्र नेताओं ने जिस राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का आध्यात्मिक प्रसार किया, छायावादी काव्य उसे अपने में आत्मसात करके जग साहित्य में उपस्थित हुआ। राष्ट्रीयता की इस बुलंदी का प्रखर स्वर छायावादी काव्य के सभी प्रमुख कवियों में देखा जा सकता है। प्रसाद और निराला में तो यह चेतना अपने विशिष्ट स्वरूप को लेकर सामने आती है। स्पष्ट है, इस युग परिवेश की प्रेरणा और उत्साह का आह्वान ये छायावादी काव्य में ध्वनित होकर उपस्थित होता है। अब हम इसकी युगीन परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। छायावादी कविता अपने युग की अवश्यम भावी परिणति है। 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश शासन पूरी शक्ति के साथ स्थापित हो गया। उसकी घोषणा और प्रारंभिक सुधार योजना का भारतीय जनता ने स्वागत किया, किंतु शीघ्र ही मोहभंग हो गया। प्रबुद्ध कवियों को यह पूर्वाभास हो गया कि इस साम्राज्यवादी उपनिवेश में उसकी अस्मिता अर्थात भारतीय संस्कृति का अस्तित्व संकट में है। अस्तु उनका राष्ट्रीय स्वाभिमान स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगा, किंतु अंग्रेजों के दमन चक्र और शोषण के कारण उन्हें अभिव्यक्ति का मुक्त अवसर नहीं मिल सका। देश की युवा पीढ़ी रक्त क्रांति एवं असहयोग आंदोलन की दिशा में सक्रिय थी।
इस अवसर पर समाज के व्यापक नवजागरण की आवश्यकता थी। जनसाधारण में अपने स्वर्णिम अतीत के प्रति आस्था जागृत करनी थी, उन्हें एकता के सूत्र में बांधना था और समकालीन राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर उठकर उच्चतर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी थी। बंगाल के अकाल से जो मृत्यु की विभीषिका छा गई थी और जलियांवाला बाग के सामूहिक हत्याकांड का जो आतंक जनजीवन में भर गया था, उसे दूर करने के लिए स्वर्णिम भविष्य की मंगल आशा पैदा करनी थी। अन्यथा हताश जन समुदाय कुंठाग्रस्त हो जाता, जिससे समूची जाति के नष्ट भ्रष्ट हो जाने की आशंका थी। छायावाद का समय में साहित्यिक परिवेश पर थोड़ा सा विचार करेंगे। छायावाद से पूर्व द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक कविता कुछ वर्षों तक तो बहुत लोकप्रिय रही, किंतु शीघ्र ही उसका प्रभाव मंद पड़ गया, क्योंकि वह अधिकतर संवेग को ऊपरी स्तर पर ही छूती थी। उसकी भाषा भी सरल सुबोध थी, वह गेय और छंदोबद्ध थी और सामाजिक संदर्भों से जुड़ी हुई थी। द्विवेदी युग के ही समानांतर रीति काव्य के अवशिष्ट के रूप में समस्या पूर्ति कला चल रही थी, जो साहित्यानुरागी जनता का कलात्मक विनोद कर रही थी। उसमें उद्भावना का चमत्कार था, शब्दों का कला कौतुक था, किंतु जीवन की कोई अंतर्दृष्टि और चिंतन की कोई गूढ़ संपदा न थी। अतः यह काव्य परंपरा 1920 तक पहुँचते पहुँचते निष्प्रभ हो गई। खड़ी बोली अब अपेक्षाकृत प्रौढ़, परिमार्जित एवं काव्योपम बन गई। जनमानस संचार के नए साधनों से संबद्ध होकर अब वह अधिक जानकार और जिज्ञासु हो गया। उसकी संचेतना के अनुकूल कविता को भी सुविचारित तथा विचारोत्तेजक बनाया जा रहा था। ज्ञान विज्ञान की नई चुनौतियां इन कवियों के सामने थी। ये कवि स्वयं चिंतन धर्मा थे। अपने स्वाध्याय एवं चिंतन मनन के सहारे वे नाना विचार भूमियों से गुजर रहे थे। फलतः ये जीवन जगत की भावी परिकल्पना में प्रवृत्त हुए। उन्होंने सर्वप्रथम अपने युग को पौराणिकता से मुक्त किया और आधुनिकता का वर्ण करते हुए नूतन पुरातन के संकट बिंदु का संधान किया। चिंतन और सृजन की समस्त रूढ़ियों से मुक्त होने के कारण छायावाद ने नई भाषा, नए छंद, नए विषय, नए काव्य रूप अर्थात नए नए मानदंडों का निर्धारण किया। प्रतीक, बिंब एवं कल्पना विधान में तो उनका कोई प्रतिस्पर्धी ही नहीं रहा। विषय वस्तु के रूप में छायावादी कविता ने जन चेतना से लेकर अति मानव की लोकोत्तर चेतना की व्यथा कथा कही अथवा उनके सपने संजोए। इसलिए छायावाद स्वतंत्रतावादी विद्रोह और आध्यात्मिक आस्था, रहस्य और दर्शन, लोक करुणा और आनंद अर्थात जीवन के समस्त सम विषम सिद्धांत छायावादी काव्य में अंतर्निहित दिखाई देते हैं। वस्तुतः छायावाद जैसी वैविध्यपूर्ण काव्य प्रवृत्ति दूसरी नहीं है।